अजय चौधरी आपका वेलकम करता हूं। इस सेशन में हम जीडीएनटी डिस्कस करेंगे और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें ताकि समय समय पर और मेरी जो भी नई वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी नॉलेज इम्प्रूव होती रहे, उन्हें भी नॉलेज बराबर मिलती रहे। चलिए जीडीएनटी का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जीडीएनटी हमें सबसे पहले जानने की जरूरत है कि जीडीएनटी क्या चीज़ है, जीडीएनटी क्यों चाहिए, जीडीएनटी के बिना क्या हम ड्राइंग्स नहीं बना सकते। तो आपको यहाँ एक ड्राइंग नज़र आ रही है जिसमें हम नॉर्मल ट्रेडिशनल डायमेंशनिंग दी हुई है। सिंपल इसमें साइज, लेंथ, विड्थ वगैरह ही मेंशन है जिसे हम ट्रेडिशनल डायमेंशनिंग टॉलरेंसेस कहते हैं। लेकिन इस ट्रेडिशनल डायमेंशनिंग से हम किसी भी असेंबली या उसके असेंबली पार्ट्स के फंक्शन की गारंटी नहीं ले सकते कि अगर इस ट्रेडिशनल डायमेंशनिंग से, सिंपल डायमेंशनिंग से अगर हम कोई भी पार्ट को असेंबल करते हैं क्या वो प्रॉपर फिट होगा, उसकी असेंबली प्रॉपर फिटमेंट में होगी, और उसकी असेंबली अगर प्रॉपर फिटमेंट हो जाती है तो क्या उसका फंक्शन प्रॉपर होगा। तो हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। तो इसके लिए अगर हम खुद पूछे कि क्या कोई भी डायमेंशनिंग और टॉलरेंसिंग जो भी विदाउट जीडीएनटी है, क्या वो इसकी गारंटी लेती है कि जो भी हम असेंबली कर रहे हैं उसकी फिटमेंट बिल्कुल ओके होगी और उसका फंक्शन प्रॉपर होगा। यहाँ पर हम देखते हैं ये एक पिस्टन असेंबली है, क्रैंकशाफ्ट पिस्टन असेंबली है। क्रैंकशाफ्ट पिस्टन असेंबली, इसमें नंबर ऑफ चाइल्ड पार्ट्स है, कनेक्टिंग रोड है। यहाँ पर आप ये देखो कनेक्टिंग रोड है, ये एक पिस्टन्स है, ये बेरिंग्स है। ठीक है, हर एक पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग अलग है, उसकी हर एक पार्ट की डायमेंशनिंग अलग है। लेकिन अगर इस पार्ट्स को हम विदाउट जीडीएनटी असेंबल करते हैं नॉर्मल डायमेंशंस एंड टॉलरेंसेस से, तो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते, हम इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते किसी भी ड्राइंग के थ्रू कि इसकी असेंबली प्रॉपर फिट होगी। और अगर कोई भी असेंबली प्रॉपर फिट नहीं होती तो जेन्युइन सी बात है कि उसका फंक्शन भी प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, चलिए जानते हैं जीडीएनटी क्या है। जीडीएनटी होती क्या है? जीडीएनटी एक लैंग्वेज है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ड्राइंग्स पर जितने भी हम सिंबल्स देखते हैं, सिंबल्स के थ्रू, नंबर ऑफ सिंबल्स ड्राइंग्स के अंदर हम जो भी यूज करते हैं किसी असेंबली, किसी कंपोनेंट्स को असेंबल करने के लिए, इसमें ये एक मैकेनिकल इंजीनियर्स की लैंग्वेज है। अगर जनरल सी बात में हम कहेंगे कि जो भी मैकेनिकल इंजीनियर डिज़ाइन करता है, जो उसका माइंड्स है, यानी कि उसकी जो फिलॉसफी है, उसका वो जो कहना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, वो किसी भी ड्राइंग्स के ऊपर, किसी भी पार्ट्स, किसी भी असेंबली की ज्योमेट्री को, उसकी असेंबली को, ठीक है, उसको वो कम्युनिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ सिंबल्स, जो कि हमारे जीडीएनटी के 14 सिंबल्स हम यूज़ करते हैं। ये जीडीएनटी की लैंग्वेज में हम 14 सिंबल्स यूज़ करते हैं जो कि हमारे ड्राइंग्स के अंदर उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन, उसकी प्रोफाइल, उसकी ज्योमेट्री, उसको कंफर्म करता है। जीडीएनटी हम किसी भी डायमेंशंस के लिए, किसी पार्ट की डायमेंशन और डिजाइन को हमें ड्राइंग के ऊपर कैसे शो करना है, वो एक डिजाइन की फिलॉसफी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जीडीएनटी एक 3 वर्ड्स है, ज्योमेट्री, डायमेंशंस एंड टॉलरेंस। ज्योमेट्री, यहाँ पर आपको ये अलग अलग ज्योमेट्री नजर आएगी। सरफेस ज्योमेट्री, लाइन, ये सरफेस की ज्योमेट्री है, ये हमारी सर्कल की ज्योमेट्री है, ये हमारी मतलब सॉलिड्स जो भी है उनकी प्रोफाइल, उनकी शेप्स, उनके एंगल्स, मतलब कि किसी भी सॉलिड और सरफेस लाइन की रिलेशंस और उनकी प्रॉपर्टीज को, जो कि एक साइंस है, उसको डिफाइन करता है, उनकी शेप को डिफाइन करता है, वो ज्योमेट्री कहलाता है। डायमेंशंस में क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की जो भी हम साइज मेजर करते हैं, उसका लेंथ, उसकी वेट, उसकी डेप्थ,
वो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से हम डिफाइन करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे ये इसकी 19.3 ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दी है, यानी कि ये या तो किसी लेंथ को डिफाइन कर रहा होगा, या किसी विड्थ को डिफाइन कर रहा होगा, या किसी हाइट को डिफाइन कर रहा होगा, या किसी के साइज को डिफाइन कर रहा है। तो ये हम किसी भी यूनिट्स में डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो मिलीमीटर्स में हो, चाहे वो इंचेस में हो, यानी कि डायमेंशंस को हम किसी भी प्रोडक्ट की साइज वगैरह ही डिफाइन कर सकते हैं। अब टॉलरेंस है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में कोई भी चीज, वर्ल्ड के अंदर अगर हम कोई भी चीज है उसको हम विदाउट टॉलरेंस के बना ही नहीं सकते। ना ही ऐसी कोई मशीन्स बनी है जो विदाउट टॉलरेंस बना पाए, और ना ही कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो विदाउट टॉलरेंस उसको चेक कर पाए। कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना भी प्रिसाइज टॉलरेंस हम पार्ट के ऊपर रखेंगे उतना ही हमारी कॉस्ट, उतना ही हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा, क्योंकि इसे बनाने के लिए हमें उतनी प्रिसाइज मशीन चाहिए और उसे चेक करने के लिए उतना प्रिसाइज इंस्पेक्शन टूल चाहिए, जिसकी कॉस्ट ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू द पार्ट होती है। अब टॉलरेंस क्या होती है? टॉलरेंस किसी भी पार्ट के ऊपर जो वेरिएशंस होती है वो कितनी होनी चाहिए, कितना हम मेजर कर सकते हैं, वो हम ड्राइंग में मेंशन करते हैं। दैट इज अ टॉलरेंस, मतलब दैट इज अलाउएबल वेरिएशन यानी मेजरेबल प्रॉपर्टी। टॉलरेंस हम कह सकते हैं कि जो हमारे पार्ट के ऊपर डायमेंशन है उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, मिनिमम लिमिट है, उसमें क्या डिफरेंसेस है। मैक्सिमम मिनिमम लिमिट में जो डिफरेंस है वो भी हमारा एक टॉलरेंस है। जनरली टू कॉमन मेथड है जो हम टॉलरेंस को स्पेसिफाई करते हैं, एक लिमिट टॉलरेंस से करते हैं, एक प्लस माइनस टॉलरेंस से करते हैं। लिमिट टॉलरेंस क्या होता है? लिमिट टॉलरेंस यहाँ आप फिगर देखोगे इसमें लिमिट दी हुई है, अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ठीक है, लेकिन इनके बीच में जो डिफरेंस है वो लिमिट टॉलरेंस कहलाएगा। मैक्सिमम मिनिमम साइज स्पेसिफाई एज अ पार्ट ऑफ डायमेंशन। यहाँ पर यह है प्लस माइनस टॉलरेंस। प्लस माइनस टॉलरेंस को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक यूनिलैटरल, एक बाइलैटरल। यूनिलैटरल मींस यूनी का मतलब सिंगल का होता है, यानी कि वन साइड टॉलरेंसेस। इस साइड आप अगर देखोगे तो यहाँ पर 22 0 और माइनस 0.3, यानी कि वन साइड जीरो टॉलरेंस है और वन साइड माइनस 0.3। सेकेंड साइड भी इधर 12 प्लस 0.1 और नीचे आप देखोगे तो 0 है। थर्ड में भी आप देखोगे 25.6 डिग्री में 0 है, माइनस 0.2, यानी कि हम यूनिलैटरल टॉलरेंस के थ्रू भी हम किसी भी पार्ट्स के ऊपर डायमेंशन टॉलरेंसेस दे सकते हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शंस में हमारी वेरिएशंस है लेने हैं, एक ही डायरेक्शन में वेरिएशंस को मेजर करना है। और यह है बायलैटरल टॉलरेंस। बायलैटरल टॉलरेंस में क्या है? प्लस माइनस टॉलरेंस भी बायलैटरल कहलाएगी, क्योंकि प्लस में भी 0.2 है, माइनस में भी 0.2 है। और इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि अपर साइड में कुछ कम हो सकती है, लोअर साइड में कुछ अलग टॉलरेंस हो सकती है, यानी कि 22 प्लस 0.1 और नीचे बॉटम साइड में माइनस 0.2, और थर्ड साइड में अगर एंगल की बात करें तो उसमें प्लस माइनस में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बायलैटरल का मतलब है कि दोनों तरफ, दोनों डायरेक्शंस में वेरिएशंस। जनरली क्या होता है, टॉलरेंस के यहाँ पर टाइप्स है। टॉलरेंस को हम लीनियर टॉलरेंस के थ्रू डिफाइन करते हैं और एक है ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। लीनियर टॉलरेंस में हम जनरली किसी भी, अगर आप ये ड्राइंग्स देखोगे इसमें सिर्फ डायमेंशंस के थ्रू टॉलरेंसेस को दिखाया गया है, मतलब डायमेंशंस के ऊपर टॉलरेंस को दिखाया गया है, जिसे हम लीनियर टॉलरेंस कहते हैं, लीनियर मेजरमेंट्स है। और ज्योमेट्रिक टॉलरेंस में यहाँ पर क्या है कि यह शेप के ऊपर टॉलरेंसेस होती है। जो भी हमारा फीचर, जो भी हमारा पार्ट होगा, प्रोडक्ट होगा, उसकी जो शेप होगी, उस शेप के ऊपर जो हम टॉलरेंस लेते हैं, साइज तो लेते हैं, शेप के ऊपर भी टॉलरेंस लेते हैं, यानी कि एरर लिमिट नॉट ऑन द साइड बट ऑन द शेप ऑफ द फीचर। ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस को हम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफाइन करते हैं: फॉर्म, प्रोफाइल, लोकेशंस, ओरिएंटेशन एंड रनआउट। जीडीएनटी, अब क्वेश्चन आता है कि जीडीएनटी क्यों चाहिए जीडीएनटी। अगर हम इस ड्राइंग से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जीडीएनटी अगर नहीं होती और जीडीएनटी की जरूरत क्यों पड़ती है। अब यह सिंपल सी ड्राइंग है, अगर आप ऊपर देखोगे इस ड्राइंग से हम एक कंपोनेंट बनाते हैं, ये हमें कंपोनेंट बनाना है, लेकिन हमने इस तरह से ड्राइंग बनाई हुई है जिसमें
इस पार्ट की, यानी कि ये जो पार्ट है इसकी डायमेंशन दी हुई है, इस पिन की डायमेंशन दी हुई है, इसकी होल की डायमेंशन दी हुई है। बट इसमें जो पिन है इसकी पोजीशंस का यहाँ पर कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है, कोई भी पोजीशन यहाँ पर डिफाइन नहीं है कि ये पिन की पोजीशंस कहाँ पर होनी चाहिए सेंटर से, यानी कि शेप के ऊपर बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं किया गया है। तो जब शेप के ऊपर डिस्कशन नहीं किया गया है तो जो मशीनिस्ट होगा अगर इसके अकॉर्डिंग बनाएगा तो वो कुछ ऐसा बना देगा, यानी कि इसकी पोजीशन ऊपर भी शिफ्ट हो सकती है, नीचे भी शिफ्ट हो सकती है। समझ गए दोस्तों? तो GD&T इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब GD&T के बेनिफिट्स समझते हैं। GD&T हमें कंफर्म करती है, हम GD&T अगर हम यूज करते हैं तो हम 100% सर्टेन हो जाते हैं कि जो हमारा पार्ट, जो हमारी असेंबली है वो प्रॉपर फिट होगी और उसका प्रॉपर फंक्शन काम करेगा। GD&T अप्लाई करने से हमारे टाइम की और मनी की भी सेविंग हो जाएगी। वो कैसे सेव होगी वो मैं बताता हूँ कि जब हम GD&T अप्लाई करते हैं तो उसमें ड्राइंग के अंदर हमें अलग अलग नोट्स, अलग अलग मतलब सेपरेट ड्राइंग्स बनाने की और नोट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ड्राइंग में बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। दूसरा क्या है कि हमें नंबर ऑफ डिजाइन टेस्ट जो कि हमारी असेंबली को कंफर्म करते हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग को कंफर्म करते हैं, उनकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। वो नंबर ऑफ टेस्ट हमारे कम हो जाते हैं जो असेंबली फिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। तीसरा क्या है कि एक ये मतलब एक इंफॉर्मेशन डिजाइन का जो डिजाइनर का जो इंटेंट होता है, जो डिजाइनर अपने डॉक्यूमेंट्स पर कहना होता है, वो बिल्कुल अच्छे से इंफॉर्मेशन को शेयर कर देता है मशीनिस्ट को भी, इंस्पेक्टर्स को भी और फ्यूचर डिजाइनर जो भी हमारे वर्क से इनहेरिटेड डिजाइनर्स है फ्यूचर्स, उसको भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन। मशीनिस्ट को ये कंफर्म हो जाता है कि डिजाइन मुझे पार्ट्स कैसे बनाना है, किस पार्ट्स को पहले लोकेट करना है, किस पार्ट्स को पहले फिक्स करना है, कंस्ट्रेंट करना है, कौन सी साइड, कौन सी पोजीशंस, कौन सी प्रोफाइल को मुझे कंस्ट्रेंट करके मैन्युफैक्चरिंग करना है। क्योंकि GD&T में डेटम्स का इंपॉर्टेंस रोल होता है, डेटम्स के थ्रू ही वो डिजाइनर्स में वही सेम तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसी वे में ही इंस्पेक्ट होता है पार्ट जनरली। तो इस तरह से GD&T का बहुत मतलब ज़्यादा बेनिफिट्स हमें मिलता है और हम निश्चित हो जाते हैं हमारा जो कंपोनेंट्स को और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, असेंबली को लेकर जो हमारे अंदर एक डर बना रहता है वो खत्म हो जाता है। अब जानना चाहते हैं कि अगर हम GD&T यूज करते हैं तो उसकी एडवांटेज। अब ये आप यहाँ पर देखोगे, ये ऊपर वाली ड्राइंग, इसमें हम GD&T यूज नहीं करते। जब हम GD&T यूज नहीं करते तो उसमें क्या होता है, तो जब हम GD&T यूज नहीं करते तो उसमें हमें अलग अलग चीज को डिफाइन करने के लिए हमें डिफरेंट नोट्स मेंशन करने होते हैं। ये हमारा एक कंपोनेंट्स है, इसमें ये होल्स हमें बनाने हैं। अब अगर हम इस नोट्स को देखेंगे कि ये ड्राइंग्स कहती क्या है, ये कह रहे कि 0.250 प्लस माइनस 0.005 के 3 होल्स है जो कि ट्रू पोजीशन, जिनकी पोजीशन बिल्कुल ट्रू है होनी चाहिए और 0.010 डाई के अंदर ट्रू होनी चाहिए, यानी कि जो इनकी पोजीशंस है वो 0.010 के अंदर ट्रू होनी चाहिए। किस डेटम के रेफरेंस में? डेटम ए, डेटम बी एंड डेटम सी। डेटम ए क्या है? ये एक हमारा डेटम ए है। ये डेटम बी क्या है? डेटम बी हमारा ये सरफेस है और डेटम सी क्या है? डेटम सी हमारा ये सरफेस है। ठीक है दोस्तों, ये डेटम सी हो गया, ये डेटम बी हो गया, ये डेटम ए हो गया। सेकंड नोट्स हमारा कहता है कि सरफेस सी, यानी कि जो ये सरफेस है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए टू डेटम ए, यानी कि इस डेटम के ये वाला डेटम परपेंडिकुलर होना चाहिए विद इन अ 0.001 mm एंड विद डेटम बी, यानी कि सी जो डेटम है, सी जो सरफेस है, ये सरफेस हमारे डेटम ए के रिस्पेक्ट में और डेटम बी के रिस्पेक्ट में 0.01 mm की टोलरेंस के अंदर परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
और थर्ड नोट्स हमारा कहता है कि जो सरफेस बी है, ये जो सरफेस है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए टू डेटम ए, यानी कि जो बी सरफेस है इस डेटम ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब जो ड्राइंग्स हम जीडीएनटी से बनाते हैं वो हम नीचे देखते हैं। दोस्तों ये ड्राइंग्स आपको नीचे दिख रही है, ये हमारा जीडीएनटी इसमें यूज हुआ है। जीडीएनटी में ये एक हमारा कंट्रोल फ्रेम है जिसके अंदर हम जीडीएनटी सिंबल्स यूज करते हैं। ये हमारा पोजीशंस का सिंबल है, ये डायमीटर 0.0110 का सिंबल है, ये हमारा मॉडिफायर है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशंस का, जो कि यहाँ पर भी दिया गया है एमएमसी। ये डेटम ए है, ये डेटम बी है, डेटम सी है। ठीक है दोस्तों, अब जानना चाहेंगे इस ड्राइंग से इस ड्राइंग को कंपेयर करेंगे। यहां पर ये ड्राइंग कहना चाह रही है कि 3 इंटू डाया 0.250 प्लस माइनस 0.005, यानी कि जो 3 होल हैं इनकी जो डायमेंशंस है वो 0.250 प्लस माइनस 0.005 है। दोस्तों ऊपर वाली ड्राइंग में भी आप देखोगे कि 3 होल्स यहाँ पे मेंशन है 0.250 प्लस माइनस 0.005, और यहाँ पर भी इन्होंने तीनों होल्स की डायमेंशन शो कर दी है। तो ये कंपेयर हो गया, ये इट्स ओके। नाउ अब नोट्स के ऊपर बात करते हैं। यहां पर हमारा कंट्रोल फ्रेम कह रहा है कि ये पोजीशन टॉलरेंस है, यानी कि जो 3 होल्स है इनकी जो पोजीशन है वो डायमीटर 0.010 के रिस्पेक्ट में विद मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू ए, डेटम बी, डेटम सी, यानी कि तीनों डेटम्स को के रिस्पेक्ट्स में मटेरियल कंडीशन मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन यूज करके 0.010 में हमें ये तीनों होल्स ट्रू करने हैं। समझ रहे दोस्तों। अब डेटम सी अगर यहां देखें तो डेटम सी यहां पर भी है, डेटम सी ये भी है, सेम डेटम सी है। ये डेटम बी है तो दोस्तों ये भी डेटम बी सेम लिया है। ये डेटम ए है तो यहां पर भी डेटम ए लिया है। सेम पोजीशन टॉलरेंस है, यहां पर भी सेम पोजीशन टॉलरेंस है। यहां पर रिलेशनशिप जो दिया है डेटम ए, बी एंड सी एक मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन है, यहां पर भी सेम कंडीशन दी है मैक्सिमम मटेरियल डेटम ए, बी, सी के रिस्पेक्ट में। तो यानी कि ये नोट्स हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड नोट्स कहता है कि सरफेस सी परपेंडिकुलर टू डेटम ए विद इन 0.001 एंड विद डेटम बी विद इन 0.001। आइए इस कंट्रोल फ्रेम की बात करते हैं। यहां पर भी कह रहा है कि परपेंडिकुलर, यहां ये कह रहा है डेटम सी जो है परपेंडिकुलर टू होना चाहिए। ये हमारा सरफेस सी है जो कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू 0.001 विद रिस्पेक्ट टू ए एंड परपेंडिकुलर टू विद बी विद रिस्पेक्ट, परपेंडिकुलर जो हमारी बी डेटम के डिस्टेंस में होनी चाहिए 0.001 के अंदर होनी चाहिए। यानी कि डेटम बी का सी सरफेस जो है जिसकी परपेंडिकुलरिटी डेटम ए के रिस्पेक्ट्स में भी 0.01 के अंदर होनी चाहिए और डेटम बी के डिस्टेंस में भी 0.001 होनी चाहिए। तो यानी कि ये नोट्स भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब थर्ड नोट्स है कि सरफेस बी परपेंडिकुलर टू डेटम ए विद इन। दोस्तों ये थोड़ा सा नोट्स मिट गया है लेकिन ये भी 0.001 था। तो यहाँ पर भी नोट्स यही हमारा कंट्रोल फ्रेम कर रहा है कि डेटम बी जो हमारा सरफेस बी है, बी सरफेस ये परपेंडिकुलर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डेटम ए। कितना होना चाहिए? 0.001 के अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक छोटी सी ड्राइंग में हमने सब कुछ कह दिया है। डिजाइनर ने अपनी बातें सब कुछ कम्युनिकेट कर दिया है कि किस तरह हमारा पार्ट होना चाहिए। और सेम थिंग्स अगर हम विदाउट जीडीएनटी बनाते हैं तो हमें काफी कुछ लिखना पड़ता है, काफी कुछ नोट्स हमें डालने पड़ते हैं। तो जीडीएनटी की एडवांटेजेस इस तरह से हमें नजर आती है जीडीएनटी का। अब जीडीएनटी कहाँ से आया, क्या स्टैंडर्ड्स हैं इसके? ये जीडीएनटी का स्टैंडर्ड आया कहाँ से? जीडीएनटी का स्टैंडर्ड जो है ये एएसएमई से आया। एएसएमई मीन्स अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। एक्चुअली ये जो स्टैंडर्ड्स है ये एएसएमई 14.5 डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग स्टैंडर्ड है।
जो कि इसका नंबर है ASME Y14.5, और 2009 में ये स्टैंडर्ड ऑफिशियली अप्रूव्ड हुआ था। लेटेस्ट स्टैंडर्ड जो चल रहा है ASME Y14.5 2018 जो हमारा लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स है, और प्रीवियस स्टैंडर्ड्स जो है ये है ऑब्सोलीट हो चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि GD&T के सिंबल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों हमने पिछली स्लाइड्स में हमने GD&T के सिंबल्स बताए थे, क्योंकि 14 सिंबल्स होते हैं, ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो कि फॉर्म, प्रोफाइल, ओरिएंटेशन, लोकेशन और GD&T सिंबल एंड कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा सा ब्रॉडली डिफाइन करा गया है पैराग्राफ्स टेबल्स के थ्रू। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमारी कैटेगरी है, 5 कैटेगरी है, फॉर्म, प्रोफाइल, ओरिएंटेशन, लोकेशन और रनआउट। फॉर्म कैटेगरी के अंदर हमारी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी, सिलेंड्रिसिटी, और ये इनके सिंबल्स हैं। इनकी फीचर्स है, इसमें कोई इंडिविजुअल डाटा हम यूज नहीं करते हैं। दोस्तों प्रोफाइल, ये प्रोफाइल है हमारा कैटेगरी। प्रोफाइल कैटेगरी में हमारी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइन प्रोफाइल और सरफेस की प्रोफाइल, ये इसके सिंबल्स है। यहाँ ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन की कैटेगरी में हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, एंगुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म, यानी कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये लोकेशंस की है, इसमें भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, पोजीशन, कंसेंट्रिसिटी, सिमेट्री, एंड द फाइनल इज रनआउट। इसमें सर्कुलर रनआउट और टोटल रनआउट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स यूज होती है, यानी कि दोस्तों 2 3 3 2 3 यानी कि 14 टोटल 14 कैरेक्टरिस्टिक्स हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ 5 कैटेगरी। ये दोस्तों ये कुछ मॉडिफायर्स हम GD&T के अंदर यूज करते हैं, जिनके कुछ सिंबल्स है। ये है एल का सिंबल जो है ये लीस्ट मटेरियल कंडीशनिंग है, ये M मॉडिफायर सिंबल है, ये MMC यानी कि मैक्सिमम मटेरियल कंडीशनिंग, ये टेंजेंट प्लेन, ये प्रोजेक्टेड टॉलरेंस जोन, फ्री स्टेज, एफ्टर। दोस्तों मॉडिफायर्स क्या है, ये ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस की जो टॉलरेंस जोन होता है उसकी कंडीशन को डिफाइन करता है, और इसके अपने सिंबल्स होते हैं। इस सिंबल्स को, इन मॉडिफायर्स को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, और ये कुछ एडिशनल सिंबल्स भी हम ड्राइंग के अंदर यूज करते हैं, जो कि वो भी हम नेक्स्ट सीजन में डिस्कस करेंगे। अब हम जो भी हमारी 5 कैटेगरीज है अब उनको समझते हैं। दोस्तों ये है फीचर कंट्रोल फ्रेम। दोस्तों जैसे कि हमने पिछली ड्राइंग में हमने GD&T के एडवांटेजेस के बारे में किया था, कंट्रोल फ्रेम के थ्रू हमने आपको समझाया था। लेकिन कंट्रोल फ्रेम होता क्या है इसको समझ लेते हैं। दोस्तों एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसमें अलग अलग कंपार्टमेंट बने होते हैं, और हर कंपार्टमेंट के अंदर अलग अलग सिंबल्स और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन होती है। यहाँ पर ये जो 14 कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बातें करते हैं, पोजीशन, टॉलरेंस, एंगुलर, परपेंडिकुलरिटी, डिफरेंट यानी कि 14 कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो इसके अंदर हम इस कंपार्टमेंट में डालते हैं। ये हमारी जोन की जो टॉलरेंसेस होती है वो इसके अंदर डालते हैं, कितनी टॉलरेंस वैल्यू है ये यहाँ पर आ गई। ये हमारी मेटेरियल कंडीशनिंग है। मेटेरियल कंडीशनिंग हम टॉलरेंस जोन के अंदर भी डाल सकते हैं, और जो हमारे डेटम्स है, डेटम्स ABC, ये 3 डेटम है हमारे। किसी भी डेटम में हम मॉडिफायर्स को, मेटेरियल कंडीशंस को यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पर B डेटम्स के अंदर मॉडिफायर यूज किया गया है, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशनिंग, लेकिन ये A के अंदर भी हो सकता है, C के अंदर भी हो सकता है। ये डेटम A है, प्राइमरी डेटम है, ये सेकेंडरी डेटम है, ये टर्शरी। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये 3 डेटम्स है। प्राइमरी डेटम का मतलब है कि कोई भी चीज हमें चेक करनी है तो सबसे पहले हम प्राइमरी डेटम को ट्रू करेंगे, उसको लॉक करेंगे, उसको कंस्ट्रेंट करेंगे। जब वो कंस्ट्रेंट ट्रू हो जाएगा उसके बाद ही हम सेकेंडरी डेटम का यूज करेंगे। जब सेकेंडरी डेटम ट्रू हो जाएगा फिर उसके बाद हम थर्ड डेटम को ट्रू करेंगे, और जब तीनों डेटम ट्रू हो जाएंगे उनकी हेल्प से हम कंपोनेंट्स को चेक करेंगे, उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। दोस्तों तो यहाँ पर जो फीचर कंट्रोल फ्रेम है ये क्या कह रहा है, अगर हम इस फीचर कंट्रोल फ्रेम को डिस्कस करते हैं कि द पोजीशन ऑफ द फीचर, किसी कंपोनेंट्स की के अंदर जो फीचर्स है वो 0.005 के अंदर होनी चाहिए मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के साथ में, और जो हमारे डेटम्स है वो डेटम के रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू डेटम A, डेटम B, डेटम C, डेटम B भी मैक्सिमम मटेरियल कंडीशंस के अंदर होना चाहिए।
The position of the feature must be within a 0.005 diameter tolerance zone at maximum material condition related to datum A, B, C। ठीक है दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं फॉर्म फीचर। फॉर्म फीचर यहाँ पर आप देखोगे 4 तरह की फीचर्स यहाँ पर दिखाई गई है, अलग अलग। ये फ्लैटनेस है, ये स्ट्रेटनेस है, सर्कुलरिटी है, सिलिंड्रिसिटी। किसी भी कंपोनेंट की हम फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं, स्ट्रेटनेस चेक कर सकते हैं, सर्कुलरिटी, सिलिंड्रिटी। तो ये हमारी फॉर्म फीचर्स के अंदर आती है। आइए इनको इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। फ्लैटनेस फीचर्स, ये हमारा फ्लैटनेस फीचर्स का सिंबल है। इसमें कोई डेटम का यूज नहीं है, और अगर हम एमएमसी और एलएमसी की बात करें तो हम इसमें मटेरियल कंडीशनिंग यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम मटेरियल लो जनरली होल एंड शाफ्ट में हम यूज करते हैं। ये एक हमारी ड्राइंग्स है। ये ड्राइंग्स हमारी, ये एक हमारा कंपोनेंट है। यहाँ पर हमें इसकी जो फ्लैटनेस दी गई है 0.030, यानी कि जो हमें इस पार्ट की फ्लैटनेस चेक करनी है 0.030 में चेक करनी है। फ्लैटनेस मेजर कैसे करते हैं दोस्तों, ये फ्लैटनेस मेजरमेंट दिखाई गई है। ये एक प्लंजर डायल है। प्लंजर डायल विद रिस्पेक्ट मतलब विद द हेल्प ऑफ हाइट गेज। हाइट गेज के अंदर हम प्लंजर डायल को या मतलब फिक्स कर लेते हैं, और उसको जीरो करने के बाद सरफेस प्लेट के ऊपर, गाइड ब्लॉक के ऊपर हम उसको ट्रू करके, इसके फेस को ट्रू करके उस पर मेजरमेंट लेते हैं। उसके सरफेस पे हम इस प्लंजर डायल को मूव कराते हैं अक्रॉस द सरफेस, उसको रन कराते हैं, और जो भी रीडिंग्स आती हैं हमारी, जो भी वेरिएशंस आता है हमारा, उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब स्ट्रेटनेस फीचर्स की बात करते हैं। स्ट्रेटनेस फीचर्स क्या होता है? स्ट्रेटनेस फीचर्स का ये सिंबल्स है, हमारा लाइन का सिंबल है इसका, इस तरह से। इसमें भी हम डेटम्स का उपयोग नहीं करते हैं, और अगर एमएमसी और एलएमसी की बात करें तो इसमें ये एप्लीकेबल है, हम इसमें एलएमसी एमसी यूज कर सकते हैं। ये हमारी सरफेस की स्ट्रेटनेस है, जो कि इस ड्राइंग में 0.030 दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर ये एक्सिस की स्ट्रेटनेस दी गई है, जिसमें मेटल मैक्सिमम कंडीशन दी गई है, मैक्सिमम मेटल कंडीशन दी गई है। इसमें इसका डाया दिया गया है 10 ± 0.050, जो कि स्ट्रेटनेस चेक करनी है हमें मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के साथ में 0.030, यानी कि जो इसका शाफ्ट का डाया है वो तो इसके अंदर कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन जो इसकी स्ट्रेटनेस है, ये जो एक्सिस स्ट्रेटनेस चेक करनी है हमें, वो हमें 0.030 के अंदर चेक करनी है, जो कि मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के अंदर होनी चाहिए। अब इसको दोस्तों मेजर कैसे करते हैं? इसमें भी हम प्लंजर डायल का यूज करते हैं, और प्लंजर डायल को हम क्या है कि ये हमारे जो भी कंपोनेंट्स है, इसकी सरफेस पर हम प्लंजर डायल की हेल्प से मतलब रन कराएंगे, लेकिन ये अलोंग द एक्सिस रन कराएंगे, यहां से लेके यहां तक, मतलब एक ये एक्सिस पे इसको रन कराएंगे। और मतलब अगर हम बात करें तो अलोंग द एक्सिस का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में हम इसको रन कराएंगे, और उसकी जो भी वेरिएशन हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह हम स्ट्रेटनेस, इस तरह हम स्ट्रेटनेस को मेजर करते हैं। स्ट्रेटनेस मेजरमेंट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ प्लंजर डायल बाय रन अलोंग द सरफेस ऑफ द पार्ट टू चेक द फ्लैट और स्ट्रेट द लाइन। सर्कुलरिटी दोस्तों, सर्कुलरिटी सिंबल्स जो है वो भी क्या है कि एक तरह से सर्कल चेक करना हो गया कि किसी भी कंपोनेंट्स का जो सर्कल है वो कितना ट्रू है, बिल्कुल मतलब सर्कल के कितने क्लोज है, मतलब बिल्कुल सर्कल कितना सर्कल के क्लोज है, सर्कुलरिटी कहलाती है, मतलब क्लोज टू द सर्कल। ये हमारा सर्कुलरिटी मतलब सर्कल से ही मिलती हुई नजर आई थी। इसका सिंबल भी सर्कल ही दिया हुआ है। इसमें कोई डेटम्स का यूज नहीं करते, और एमएमसी एलएमसी यानी कि मॉडिफायर भी इसमें यूज नहीं होता। अब यहाँ पर एक कंपोनेंट दिया है, इसमें सर्कुलरिटी जो हमें चेक करनी है वो 0.030 के अंदर चेक करनी है। दोस्तों सर्कुलरिटी मेजर कैसे करते हैं? आप यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया गया है। सर्कुलरिटी में हम क्या है कि एक सरफेस प्लेट के ऊपर हम 2 गाइड ब्लॉक लेंगे,
हम एक गाइड ब्लॉक भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हमारी जो ट्यूब्स है, सिलेंडर्स है, ये थोड़ा लंबा है, इसलिए 2 गाइड ब्लॉक ले रहे हैं। लेकिन हम एक गाइड ब्लॉक से भी सर्कुलरिटी चेक कर सकते हैं। अब इस 2 गाइड ब्लॉक के अंदर हम इस पार्ट को कंस्ट्रेन करेंगे, यानी कि जो भी इसके मतलब कंस्ट्रेन करना फिक्स करेंगे। कंस्ट्रेन करने के बाद इसको फिर हम रोटेट करेंगे। रोटेट आप इसको अराउंड द एक्सिस रोटेट ही करना हो गया, क्योंकि हाँ गाइड ब्लॉक पर हाँ कंस्ट्रेन हो गया है। तो हम इसको रोटेट करेंगे। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पर एक प्लंजर डायल आपको दिख रहा है। ये प्लंजर डायल हमारी रीडिंग शो करेगा। प्लंजर डायल में हम इसको एक पॉइंट पर 0 कर लेंगे। 0 करने के बाद जब हम इसको रोटेट करेंगे कि किसी भी एक पॉइंट पर, तो वहाँ पर इसका जो वेरिएशंस आएगा, ये हमारा एक कुछ वेरिएशन दिखाएगा। अगर इसमें कुछ वेरिएशंस होगा तो उस वेरिएशंस को हम रिकॉर्ड करेंगे। जब हम वेरिएशंस को रिकॉर्ड, जो भी वेरिएशंस होगा वो हमारी सर्कुलरिटी का रिजल्ट होगा, यानी कि वो सर्कुलरिटी। तो हमें जो सर्कुलरिटी चेक करनी है वो 0.030 के अंदर होनी चाहिए। अगर 0.030 के अंदर हमारी सर्कुलरिटी आ रही है, यानी कि जो इस शाफ्ट को हम रोटेट कर रहे हैं वो 0.030 के अंदर उसका वेरिएशन दिखा रहा है, तो यानी कि हमारी सर्कुलरिटी ओके, हमारा पार्ट की जो सर्कुलरिटी वो ओके है। अदरवाइज हमारा जो पार्ट है वो एनजी है। सिलेंड्रिसिटी दोस्तों, सिलेंड्रिसिटी का सिंबल है ये। और सिलेंड्रिसिटी क्या होता है कि सिलेंडर के ऊपर जो भी हमें उसकी जो सिलेंड्रिसिटी यूज करनी है वो यहाँ पर ये ड्राइंग दी गई है। एक हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर पार्ट है, जिसके अंदर हमें सिलेंड्रिसिटी चेक करनी है। जो सिलेंड्रिसिटी होनी चाहिए 0.030 होनी चाहिए। इसमें कोई डेटम रिलेशन नहीं है और इसमें एमएमसी या एलएमसी भी एप्लीकेबल नहीं है। अब सिलेंड्रिसिटी भी मतलब अगर हम बात करें तो सिलेंड्रिसिटी जो है वो एक, जिस तरह हम सर्कुलरिटी की बात कर रहे हैं कि ट्रू सर्कल होना चाहिए, उसी तरह सिलेंड्रिसिटी भी एक ट्रू सिलेंडर होना चाहिए। यानी कि अगर हम जिस तरह हम सर्कल चेक करते हैं एक पॉइंट पे, हम इसमें क्या है, वहां पर हम एक पॉइंट पे एक सर्कल चेक करते हैं जिसकी टॉलरेंस एक सिंगल आती है। लेकिन अगर हम सिलेंड्रिसिटी में चेक करेंगे तो डिफरेंट सर्कल्स, यानी कि ओवरऑल पार्ट के ऊपर हम नंबर ऑफ सर्कल्स चेक करेंगे। तो जब नंबर ऑफ सर्कल्स हो गए तो यानी कि कंप्लीट सिलेंडर हो गया। एलम द एक्सिस भी चलेगा वो, और एलम द मतलब ओवरऑल फॉर्म पे होगा। यानी कि सिलेंड्रिसिटी 3D टॉलरेंस है, जो कि हमारी ओवरऑल फॉर्म को, हमारे जो पार्ट की फीचर्स है ओवरऑल फीचर्स को वेरीफाई करता है अलोंग द एक्सिस स्ट्रेट। अब यहाँ पर सिलेंड्रिसिटी मेजरमेंट किया गया है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि सिलेंड्रिसिटी में हम एक पार्ट को कंस्ट्रेन करते हैं, फिर इसको रोटेट करते हैं अराउंड द सेंट्रल एक्सिस विद द हेल्प ऑफ प्लंजर डायल on the surface of the part and record the variation of the surface along the length। यहाँ पर हमने दोनों पार्ट को कंस्ट्रेंट, इस पार्ट को सिलेंडर को कंस्ट्रेंट कर लिया है और इस प्लंजर डायल को सिलेंडर सर्कुलरिटी में हम एक पॉइंट पर चेक कर रहे थे, सिलेंड्रिसिटी में हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब हम प्लंजर डायल को अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करेंगे और इसको राउंड रोटेट करते रहेंगे सिलेंडर को, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी टोटल रीडिंग्स को हम नोट करेंगे। जो भी वेरिएशंस है हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, और वो हमारा वेरिएशन अगर 0.030 के अंदर आता है तो हमारी सिलेंड्रिसिटी ओके है, हमारे सिलेंडर की सिलेंड्रिसिटी ओके है। और अगर 0.030 के बाहर जाता है तो हमारा पार्ट एनजी। दोस्तों ये हमारे फीचर्स है जो जिसमें हमारे डेटम्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ओरिएंटेशन, रनआउट एंड लोकेशंस। ओरिएंटेशन में परपेंडिकुलरिटी, एंगुलरिटी, पैरेललिज्म आता है। रनआउट में सर्कुलर रनआउट और टोटल रनआउट, एंड लोकेशन में पोजीशन, कंसेंट्रिक एंड सिमेट्री। चलिए अब प्रोफाइल फीचर्स की बात करते हैं। प्रोफाइल फीचर्स में प्रोफाइल ऑफ लाइन और प्रोफाइल ऑफ सरफेस होता है। यहाँ पर हम प्रोफाइल ऑफ लाइन की बात करेंगे। ये हमारा GD&T का सिंबल है प्रोफाइल ऑफ लाइन का। इसमें डेटम का रिलेशन ऑप्शनल है, MMC और LMC एप्लीकेबल नहीं है इसमें। यहाँ पर ये हमारी ड्राइंग दी गई है, यहाँ पर ये डेटम A है और ये डेटम B है।
और ये हमारा कंट्रोल फ्रेम है जो कि बता रहा है कि जो हमारे लाइन की जो प्रोफाइल है जो हमें चेक करनी है, यानी कि जो पार्ट की जो प्रोफाइल लाइन प्रोफाइल है वो 0.030 के अंदर होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ए बी, यानी कि डेटम ए और डेटम बी को कंट्रोल करने के बाद इस पार्ट को डेटम ए और बी के रिस्पेक्ट में हम कंस्ट्रेंट करेंगे, यानी कि ये सरफेस को हम ट्रू करेंगे, फिर इस सरफेस को ट्रू करने के बाद इस सरफेस को ट्रू करेंगे। जब ये दोनों सरफेस ट्रू हो जाएंगे तो फिर हम इस लाइन ऑफ प्रोफाइल को 0.030 के रेफरेंस में चेक करेंगे, यानी कि फिर हमारी जो रिजल्ट होगा वो 0.030 के अंदर आना चाहिए। प्रोफाइल ऑफ लाइन हमारी 2 डायमेंशनल्स है। अब देखते हैं यहाँ पर प्रोफाइल ऑफ लाइन कैसे मेजर की गई है। प्रोफाइल ऑफ लाइन मेजर करने के लिए यहाँ पर एक गेज का हम गेज भी यूज कर सकते हैं प्रोफाइल ऑफ लाइन के लिए, और हम हाइट गेज का भी यूज कर सकते हैं। प्लंजर डायल के थ्रू हम प्रोफाइल ऑफ लाइन यहाँ पर दोनों सरफेस को हम ट्रू करके, और प्रोफाइल ऑफ लाइन जनरली CMM के थ्रू मेजर की जाती है। जो भी टिपिकल मतलब जिनको हम मेजर नहीं कर सकते इजीली, क्योंकि प्रोफाइल ऑफ लाइन बहुत ही क्रिटिकल भी होती है, क्योंकि बहुत से हमारे टूल्स, बहुत से कंपोनेंट, प्लास्टिक कंपोनेंट्स होते हैं, मेटल कंपोनेंट्स, जिनको हम किसी नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से हम चेक वहाँ पर हम या तो CMM यूज़ करेंगे या कोई हम स्पेसिफिक गेज बना लेते हैं ताकि हम उसकी प्रोफाइल चेक कर सकें। यह है हमारी प्रोफाइल ऑफ सरफेस। प्रोफाइल ऑफ सरफेस का ये सिंबल है हमारा। इसमें भी डेटम ऑप्शनल है, डेटम का यूज़, और LMC MMC भी नहीं यूज़ होती है। प्रोफाइल ऑफ सरफेस क्या है कि 3D टॉलरेंस जोन है जो कि अराउंड सरफेस यूज़ होता है, और इसमें एक शेप का या कर्व होती है। यहाँ पर हमारी एक ड्राइंग दी गई है। इस ड्राइंग में अगर आप देखोगे जिस तरह वो प्रोफाइल ऑफ लाइन थी है, प्रोफाइल ऑफ सरफेस है यहाँ पर भी, लेकिन उस कंपोनेंट में उसमें सिर्फ प्रोफाइल ऑफ लाइन चेक करनी थी, इसमें ओवरऑल सरफेस चेक करना है। चलिए देखते हैं कैसे मेजरमेंट है, क्या सरफेस प्रोफाइल बनती है। अब यहाँ देखते हैं प्रोफाइल ऑफ सरफेस को कैसे मेजर कर रहे हैं। जनरली जैसे कि हमने प्रोफाइल ऑफ लाइन में कहा था कि CM का यूज करते हैं, उसी तरह प्रोफाइल ऑफ सरफेस में भी मैक्सिमम CM का यूज करते हैं, क्योंकि CM के थ्रू हम कैसे भी क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट की मेजरमेंट कर सकते हैं। CM क्या होता है कि CM एक कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स होती है जो कि इंस्पेक्शंस के लिए यूज होती है, जो भी टूलिंग टूल्स कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट जो कि CM के थ्रू हमारा यूज किया चेक होता है। CM 3D स्कैन मशीन होती है, 3D स्कैन करती है, 3D प्रोफाइल चेक करती है, जो कि हमारी जो ड्राइंग के ऊपर जो डायमेंशन दी गई है। लेकिन इसमें CM के अंदर हम क्या करते हैं कि 3D पार्ट का जो डाटा होता है उसके रेफरेंस में जो पार्ट के ऊपर जो ड्राइंग उन दोनों को कंपेयर करके हम 3D स्कैन के थ्रू हम पार्ट की इंस्पेक्शन करते हैं। यहाँ पर देखोगे ये हमारी एक प्रोफाइल है और ये हमारी सरफेस है, जो कि इस प्रोफाइल पूरे पार्ट की जो सरफेस है उसको पूरे पार्ट की सरफेस को हमें प्रोफाइल को चेक करना है। ठीक है, गेज भी हम स्पेसिफिक अगर कोई कॉम्प्लेक्स अगर पार्ट नहीं है तो हम कोई स्पेसिफिक गेज भी बनवा सकते हैं, प्रोफाइल गेज, नहीं तो हम मैक्सिमम CM का यूज ही करते हैं। CM से चेक करना थोड़ा कॉस्टली और एक्सपेंसिव होता है, वो डिपेंड करता है कि पार्ट की प्रोफाइल के ऊपर। चलिए जानना चाहते हैं डेटम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और डेटम का यूज कहाँ कहाँ होता है। डेटम क्या है कि जो भी हम मेजरमेंट करते हैं वो किसी ना किसी प्लेन, किसी ना किसी सरफेस के रेफरेंस से हम चेक करते हैं। यानी तीन टाइप्स के डेटम होते हैं जो हर एक से परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये डेटम A है, डेटम B, डेटम C। पिछली स्लाइड में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। चलिए डेटम्स का हम आगे फर्दर नेक्स्ट सेशन में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ओरिएंटेशन फीचर्स दोस्तों, तीन तरह के ओरिएंटेशन फीचर, परपेंडिकुलरिटी, एंगुलरिटी, पैरेललिज्म। परपेंडिकुलरिटी क्या होता है कि परपेंडिकुलरिटी का ये सिंबल्स है, इसमें भी हम डेटम का यूज करते हैं और MMC LMC एप्लीकेबल है। एक ड्राइंग है, इस ड्राइंग में ये हमारा डेटम A दिया हुआ है, ये कंट्रोल फ्रेम है जो कि बता रहा है कि हमें जो परपेंडिकुलरिटी चाहिए वो 0.030
चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ए। ये सेकंड ड्राइंग है। यहाँ पर भी ये बता रहा है कि जो ये सरफेस है, यानी कि जो इस होल की पोजीशन है, इस होल की डायमेंशन दे दी है 10 ± 0.050, लेकिन इसकी जो पोजीशंस है वो हमें चेक करनी है, जो कि कंट्रोल फ्रेम के थ्रू हम बताएंगे कि हाँ पोजीशन नहीं, हमें इसकी परपेंडिकुलरिटी चेक करनी है। सॉरी, यहाँ परपेंडिकुलरिटी का सिंबल है, तो इसकी हमें परपेंडिकुलरिटी चेक करनी है, जो कि 0.03 डायमेट्रिक डायमेंशन होनी चाहिए। 0.03 टॉलरेंस के अंदर होती है डायमेट्रिकल विद मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू डेटम ए, यानी कि इस डेटम ए को ट्रू करने के बाद और इस होल को 10 ± 0.05 में हम जब कंट्रोल कर लेंगे, तो जब हम इसकी जो पोजीशन है, यानी कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो हमें इसकी पोजीशन देखनी है, वो 0.030 विद मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के साथ में चेक करनी है। ये एक्सिस परपेंडिकुलरिटी है, ये सरफेस परपेंडिकुलरिटी है। यहाँ पर हम परपेंडिकुलरिटी दिखा देते कि इस तरह से मेजर की गई है। परपेंडिकुलरिटी यहाँ आप देखोगे कि ये एक हाइट गेज के थ्रू मेजर कर रहे हैं, जैसे कि हमने फ्लैटनेस चेक की थी। परपेंडिकुलरिटी में हम 90 डिग्री का एंगल चेक करते हैं। जनरली कोई भी पार्ट हम चेक करते हैं 90 डिग्री में चेक करते हैं वो, यानी कि हमें ये जो इस पार्ट की परपेंडिकुलरिटी चेक करनी है वो इस सरफेस के 90 डिग्री में चेक करनी है, यानी कि इसके रेफरेंस में जो एंगल होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस चीज को चेक करने, इस परपेंडिकुलरिटी को चेक करने से पहले हमें सबसे पहले जो ये सरफेस है ये हमें ट्रू करना पड़ेगा, यानी कि जो इसकी फ्लैटनेस है वो हमें ट्रू करनी पड़ेगी, जीरो करनी पड़ेगी। जब हम ये फ्लैटनेस जीरो कर लेंगे, ये फ्लैटनेस कैसे होगी, या तो हम सरफेस प्लेट का यूज करें, या किसी हम गाइड ब्लॉक का यूज करें, या डेटम ब्लॉक का यूज करें, उसके ऊपर जो भी हम पार्ट रख रहे हैं उसका जो सरफेस है नीचे का उसको ट्रू करें, उसको जीरो करें। सरफेस प्लेट तो जीरो है, यानी कि इसके ऊपर जो पार्ट रख रहे हैं इसको जीरो करें। जब ये जीरो हो जाएगा तो इसके रेफरेंस में हम हाइट गेज में प्लंजर डायल का यूज करके हम इसका एंगल चेक करेंगे कि कितना एंगल आ रहा है, यानी कि क्या फ्लैटनेस आ रही है, इसलिए क्या कितनी परपेंडिकुलरिटी आ रही है। एंगुलरिटी, ये एंगुलरिटी का सिंबल है, इसमें भी हम डेटम का रेफरेंस यूज होता है, और जो एमएमसी एलएमसी है बहुत ही कम यूज, रेयर यूज होती है, अनकॉमन है। एंगुलरिटी क्या होता है कि ये किसी भी सरफेस के रेफरेंस में जो है हम डायरेक्ट एंगुलर से किसी भी एंगुलरिटी को चेक नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली हम एंगल के रेफरेंस से हम किसी कंपोनेंट की एंगुलरिटी चेक नहीं कर सकते या कंट्रोल नहीं कर सकते। जनरली एंगुलरिटी चेक करने के लिए हमें उस पार्ट की फ्लैटनेस चेक करनी होती है। चलिए हम दिखाएंगे कि एंगुलरिटी कैसे चेक करते हैं। एंगुलरिटी के लिए अगर आप देखोगे, एंगुलरिटी के लिए यहाँ पर ये साइन बार दिखाया गया है, ये सरफेस प्लेट है हमारी, और ये साइन बार है, और ये हाइट गेज है हमारा। यहाँ पर हमने जो ये लिया है, यहाँ पर प्लंजर डायल ले सकते हो, डायल गेज ले सकते हो। अब एक ये जो हम साइन बार है इसे हम एक 90 डिग्री पर हम इसको सेट कर लेंगे, और 90 डिग्री पर सेट करने के बाद कोई भी पार्ट है, जैसे ये, तो ये 90 डिग्री पे है तो उस पार्ट का वो पार्ट फ्लैट कंडीशंस में आ जाएगा। फिर उस पर हम जो भी फ्लैटनेस है, यहाँ पर आप देखोगे इसकी जो फ्लैटनेस दी गई है 0.030 विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि इस डेटम के रिस्पेक्ट में 0.030 दी गई है। ये हमारा डेटम है, यानी कि ये जो डेटम है, इस डेटम के रेफरेंस में हम इसकी जो फ्लैटनेस चेक करेंगे 0.030 में चेक करेंगे। यानी कि अगर हमारी फ्लैटनेस 0.030 के अंदर आ जाती है, यहाँ पर हमने इसको एंगल में ट्रू कर ही लिया है, तो यानी कि हमारी एंगुलरिटी ओके है। पैरेललिज्म भी एक, पैरेललिज्म में क्या होता है कि हम पैरेललिटी चेक करते हैं किसी भी लाइन या डेटम सरफेस के रेफरेंस में। ये इसका पैरेललिटी का सिंबल है, और इसमें भी डेटम यूज करते हैं, और एमएमसी एलएमसी भी यूज होती है। ये हमारी ड्राइंग है,
और इस ड्राइंग के अंदर ये कंट्रोल फ्रेम के अंदर हमारी पैरेललिटी का सिंबल दिया गया है, जो कि ये बता रहा है कि यानी कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस, ये वाला सरफेस इस डेटम सरफेस के रेफरेंस में, जहां पर डेटम ये बनाया गया है, इसके रेफरेंस में 0.003 में पैरेलल होना चाहिए। यानी कि इसका डिस्टेंस जो है वो तो दे दिया है 2.50 प्लस माइनस 001। यानी कि डिस्टेंस को हम इसके अंदर कंट्रोल करेंगे पहले। जब ये कंट्रोल हो जाता है तो फिर हम इसकी पैरेललिटी चेक करेंगे 0.003 के अंदर। यानी कि 0.003 में हमारी पैरेललिटी होनी चाहिए इस सरफेस के रेफरेंस में। यानी ये हमारा 0.003 हमारा टॉलरेंस जोन है। ठीक है दोस्तों, चलिए चेक कर दे पैरेललिज्म। सिमिलर सेम जैसे कि हमने पहले पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि हम सरफेस प्लेट या फ्लैम डेटम हम ब्लॉक का यूज करते हैं, जिसमें हमारा जो नीचे का सरफेस होता है उसको हम ट्रू करते हैं, और उसकी पोजीशंस में जो हमारा ऊपर वाला सरफेस होता है उसकी ये जो हमारा डायल गेज होता है या प्लंजर गेज होता है, इसको अक्रॉस द सरफेस या अक्रॉस द लाइन हम इसको रन करेंगे और जो भी वेरिएशंस आएगा उसको चेक करेंगे। वो वेरिएशंस हमारे इस रेफरेंस में 0.003 के अंदर होना चाहिए। लोकेशन फीचर दोस्तों, 3 तरह की लोकेशन फीचर होती है: पोजीशन, कंसेंट्रिसिटी, सिमेट्री। चलिए पोजीशन टॉलरेंस चेक करते हैं। पोजीशन टॉलरेंस जो होती है वो हमें बताती है कि जो हमारे किसी पार्ट्स का जो होल है उसकी पोजीशन कितनी दूर है किसी भी रेफरेंस से, यानी कि उसकी ट्रू पोजीशंस को बताता है, उसकी लोकेशंस को बताता है। ये हमारा GTNT पोजीशन का सिंबल है, इसमें भी हम डेटम का यूज करते हैं। LMC MMC बहुत कॉमन यूज होती है इसमें। यहाँ हमारी ये ड्राइंग है। इस ड्राइंग में अगर आप देखोगे ये हमारा कंपोनेंट्स है, इसमें ये होल की पोजीशंस है। होल की डायमेंशन यहाँ दी गई है 10 + -0.050। यानी कि सबसे पहले हम इस होल की जो डायमेंशंस है उसको इतने में कंट्रोल, इसके अंदर हम इसको कंट्रोल करेंगे। फिर उसके बाद हम इसकी जो पोजीशन चेक करनी है, तो जो पोजीशन चेक करनी है वो डायमेट्रिकली 0.030 विद रिस्पेक्ट टू AB। यानी कि इस पोजीशन में भी, इस पोजीशंस में भी, इस पोजीशंस में भी, इसमें, यानी कि डायमेट्रिकल कंडीशन चारों तरफ से। जो अगर हम पार्ट को इस होल को पोजीशन को चेक करेंगे तो चारों तरफ से हमारी 0.03 चीजों के अंदर होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन में। तो यहाँ पर जो डायमेंशन दी गई है, इस होल की जो डायमेंशन दी गई है 20 है, बेसिक डायमेंशंस है, और यानी कि 30 है। 20 और 30 की डायमेंशंस के अंदर हमें इस होल की पोजीशंस को 0.030 के अंदर कंट्रोल करना है, डेटम A को ट्रू करके और डेटम B को लॉक करके। पहले हम डेटम A को लॉक करेंगे, फिर डेटम B को। यानी कि अगर हम बात करें तो पहले इस सरफेस को ट्रू करेंगे सरफेस गेज के ऊपर, फिर इस सरफेस को ट्रू करेंगे, फिर उसके बाद हम इस पोजीशंस को चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस डायमेंशन एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशंस, वर्टिकल एंड। चलिए चेक करते हैं कंसेंट्रिसिटी फीचर्स एंड इट्स मेजरमेंट। ये हमारा कंसेंट्रिसिटी का सिंबल है, इसमें भी डेटम का यूज करते हैं। MMC इसमें LMC नहीं यूज होती, ये हमारी ड्राइंग है। इस ड्राइंग में ये हमारी डेटम दिया हुआ है और यहाँ पर इस पार्ट की कंसेंट्रिसिटी हमें चेक करनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस, कितनी होनी चाहिए, डायमेट्रिकल 0.030। दोस्तों यहाँ पर हम कंसेंट्रिसिटी हब की यूज चेक कर रहे हैं, यानी कि ये जो ये भी एक हमारा सिलेंडर है और ये भी एक हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्म है, शेप है, राउंड शेप है। तो यानी कि इस शेप को हमें पहले कंस्ट्रेन करना है, लॉक करना है। फिर इस शेप को लॉक करने के बाद जब हम इस शेप को लॉक कर लेंगे, 0 कर लेंगे, राउंड कर लेंगे, चारों तरफ से हम इसको मेजर कर लेंगे 0 करने के बाद फिर सिमिलर हमें इसकी प्रोफाइल
चेक करनी है चारों तरफ से। मतलब यहाँ पर हम प्लंजर डायल को, यहाँ पर आप देखोगे सरफेस प्लेट है, सरफेस प्लेट में ये हब है और नीचे भी आप देखोगे सिलेंड्रिकल हब है। इस सिलेंड्रिकल हब को हमने किसी चीज़ में फिक्स कर दिया है और उसके रेफरेंस में अब हम इसको सिलेंड्रिकल जो हमारा ये हब है इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने से पहले हम इसको ज़ीरो कर देते हैं। ज़ीरो करने के बाद जब हम इसको रोटेट करेंगे तो इस पर कुछ और वेरिएशन नज़र आए। तो यानी कि जो वेरिएशंस हमारा इसका नज़र आएगा वो हमारी कंसेंट्रिसिटी, यानी कि इसके रेफरेंस में हमारा ये जो पार्ट है कितना सेंटर में है, कितना कंसेंट्रिसिटी है, क्या कंसेंट्रिसिटी। ये है हमारी सिमेट्री फीचर दोस्तों। सिमेट्री जनरली 3 डायमेंशन टॉलरेंस है जो कि जिसमें हम किसी भी डेटम प्लेन के रेफरेंस में हम जो भी चेक करते हैं। और यहाँ पर ये GD&T सिंबल है सिमेट्री का, इसमें भी हम डेटम का यूज़ करते हैं, हमसे एलएमसी में यूज़ नहीं होती है दोस्तों। ये एक हमारा पार्ट है, पार्ट की ड्राइंग है जिसमें ये डेटम सरफेस ए दिया गया है और जो हमें सिमेट्री चेक करनी है 0.030 विद रिस्पेक्ट टू है, यानी कि इस सरफेस के रिस्पेक्ट में हमें इसकी सिमेट्री चेक करनी है दोस्तों। सिमेट्री कैसे मेजर करते हैं, जनरली हम CMM का ही यूज़ करते हैं सिमेट्री में भी। और क्योंकि CMM ये जो हमारी सिमेट्री है जो हम चेक करते हैं, इसको जनरली हम CMM के थ्रू ही चेक करते हैं। एक इसमें डेटम प्लेन बनाते हैं, डेटम प्लेन के बाद फिर जो हमारा 3D डाटा होता है पार्ट का, उस 3D पार्ट के डाटा को हम CMM के अंदर लोड करते हैं और उसके रेफरेंस में हम इस पार्ट्स की प्रोफाइल को, इसके पार्ट की सिमेट्री को हम चेक करते हैं। दोनों के सरफेस को, फीचर्स को हम मेज़र करते हैं। फिर जो उसका टॉलरेंस जोन है उसमें उसका रेफरेंस लेकर हम इससे पार्ट और ड्राइंग को कंपेयर करते हैं। जो भी वेरिएशंस नज़र आता है हम उसको CMM के अंदर रिकॉर्ड करते हैं और फिर इसकी रिपोर्ट्स हम जनरेट करते हैं। इस तरह से CMM मेजरमेंट होता है। ये रनआउट फीचर्स है दोस्तों। रनआउट में 2 तरह के रनआउट होते हैं, सर्कुलर रनआउट और टोटल रनआउट। रनआउट भी दोस्तों क्या होता है कि रनआउट इज हाउ मच वन गिवन रेफरेंस फीचर और फीचर्स वेरी विद रिस्पेक्ट टू अनदर डेटम when the part is rotated 360 डिग्री around the datum axis। दोस्तों ये भी बिल्कुल सर्कुलरिटी की तरह ही होता है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। इसमें भी हम इस सर्कुलर इस पार्ट को कंस्ट्रेंट कर लेते हैं और कंस्ट्रेंट करने के बाद इसको रोटेट करते हैं 360 डिग्री और 360 डिग्री किसी एक पॉइंट पर रोटेट करते हैं और जो हमारा रिजल्ट आता है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं जो कि 0.030 के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर हमने इसका मेजरमेंट दिखाया गया है दोस्तों। ये नॉर्मल यानी कि सर्कुलर रनआउट है जो कि हमारी इंडिविजुअल कोई भी सेक्शंस ले लिया हमने, उसको चेक करना होता है या जो ड्राइंग की रिक्वायरमेंट होती है कि किस सेक्शंस पे हमें रनआउट चेक करना है। रनआउट जनरली क्या है कि सिंपल हाइट गेज होता है जो कि किसी भी रेफरेंस जो कि हमें चेक करना है उस पर चेक होता है। डेटम एक्सिस को कंट्रोल किया जाता है, फिक्स किया जाता है जितने में हमारे डेटम्स दिए होते हैं और फिर इसको रोटेट किया जाता है। डेटम एक्सिस को सेंट्रल डेटम एक्सिस के थ्रू रोटेट किया जाता है और जिस सेक्शंस पर हमें रीडिंग्स लेनी होती है हाइट गेज से डायल गेज के थ्रू हम उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू को, उसके वेरिएशंस को रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह से हम सर्कुलर रनआउट चेक करते हैं। टोटल रनआउट में दोस्तों क्या होता है, ये टोटल रनआउट का सिंबल है। टोटल रनआउट में मैक्सिमम एलएमसी एप्लीकेबल नहीं है और डेटम का इसमें यूज होता है। ये टोटल रनआउट का सिंबल है, इस पर हमारा कंपोनेंट्स की ड्राइंग है जो कि ये डेटम है के रेफरेंस में टोटल रनआउट की जो रिक्वायरमेंट 0.030 के अंदर होनी चाहिए। दोस्तों चेक करते हैं टोटल रनआउट मेजर कैसे करते हैं। ये एक कंपोनेंट है, ये एक अगर हम जैसे कि हमने पहले पिछली स्लाइड्स में हम देखा कि किस तरह से वी ब्लॉक का हम यूज़ करते हैं, उसी तरह इसमें भी हम सरफेस प्लेट के ऊपर वी ब्लॉक का यूज़ करेंगे और उसमें वी ब्लॉक के अंदर हम इस पार्ट्स को कंस्ट्रेंट करेंगे। जितने भी हमारे डेटम्स हैं उनको लेकर पूरा कंस्ट्रेंट कर लेंगे। जब हमने इसको कंस्ट्रेंट कर लिया, यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक
गाइड ब्लॉक है और इसको हमने कंस्ट्रेंट कर लिया है। फिर हम इस पार्ट को रोटेट करेंगे और रोटेट करेंगे सर्कुलर रनआउट पे किसी एक सेक्शन पर रोटेट करते हैं, लेकिन इसमें हम कंप्लीट जो प्रोफाइल है उस पर रोटेट करेंगे अलोंग द एक्सिस, और हम जो उसकी कंप्लीट है रीडिंग्स लेंगे। तो जो भी हमारा वेरिएशंस आएगा वो हमारा टोटल रनआउट होगा। थैंक यू दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनकी भी नॉलेज इंप्रूव